वेलकम बैक। तो देखो यहाँ से हम लोग 3D ज्योमेट्री को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्लेन का इक्वेशन देखा था वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में थ्रू 1 पॉइंट एंड थ्रू 3 पॉइंट्स। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग वहाँ से करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हम लोग करते जा रहे हैं। तो आपको 1 बाई 1 सारा लेक्चर कवर करना है, कोई भी आपको स्किप नहीं करना। ठीक है, सो दैट कि जो आपको मैं प्रैक्टिस सेट दूंगा तो वहाँ से भी आपको क्वेश्चंस खुद से बनेंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। अब देखिए जो अनदर फॉर्म ऑफ प्लेन है वो यहाँ पे है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमको 2D ज्योमेट्री जो हम लोगों ने क्लास 11th 12 में पढ़ा है 2D ज्योमेट्री, तो उससे आपको क्या करना है, उससे आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, अगर आप उससे कनेक्ट करोगे तो आपका जो 3D ज्योमेट्री है वो आपके लिए ईजी हो जाता है और बहुत सारी जो चीज़ें आपको पहले से याद हैं उसी को आप यहाँ पे अप्लाई करते हो। ठीक है, तो ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म है ये आपको याद होगा। 2D ज्योमेट्री में हम लोग पढ़े थे कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, तो वहाँ पे पढ़े थे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है जी, क्योंकि 2D ज्योमेट्री में हम लोग लाइन के बारे में पढ़ते हैं, तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन अगर आप उसको याद करो तो वो क्या होता है, तो वो ये होता है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को सपोज करो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, पॉइंट ए पे कट कर रहा है और पॉइंट बी पे कट कर रहा है। ठीक है, ए पे जब कट करता है तो मान लेते हैं यहाँ पे ओरिजिन से इसका लेंथ क्या है, ए है, और जो बी पे कट कर रहा है तो ये लेंथ बी है। यानी आप इसको ऐसा कह सकते हो कि एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है वो A0 है और जो वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है वो 0B है। तो अगर इस तरह का कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस पर ए इंटरसेप्ट बनाता है और वाई एक्सिस पर बी इंटरसेप्ट बनाता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। और इसका इक्वेशन क्या होता है, इसका इक्वेशन होता है सिंपली x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। सो इजी, बहुत सिंपल होता है इसका इक्वेशन, याद रखना काफी इजी है। ठीक है, तो लाइक 2D ज्योमेट्री जब हम बात करेंगे 3D ज्योमेट्री का, तो 3D ज्योमेट्री में भी इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगा। ठीक है जी, इंटरसेप्ट फॉर्म, बट इसमें जो इंटरसेप्ट फॉर्म है वो किसका है, वो हो जाएगा आपका प्लेन का। क्योंकि वहां पे जो हम लाइन पढ़ते हैं 2D ज्योमेट्री में ना, तो उसके सिमिलर 3D ज्योमेट्री में आपको प्लेन के इक्वेशंस मिलते हैं। तो यहाँ पे ये होता है कि अगर आपके पास में मान लो सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये मेरा यहाँ पे वाई एक्सिस है, एक्स वाई और जेड, ऐसा कोई आपके पास में एक्स वाई जेड एक्सिस है और इसको कोई प्लेन कट कर रहा है। सपोज करते हैं ये मेरा प्लेन है एक, ठीक है जी, जो एक्स एक्सिस को कट करता है पॉइंट ए पर, वाई को कट करता है बी पर और जेड को कट करता है सी पर, राइट। और सपोज करते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो इंटरसेप्ट लेंथ है वो ए है, वाई एक्सिस के जो इंटरसेप्ट लेंथ है वो बी है और जेड एक्सिस के अलोंग में क्या है, सी है। तो इसके अकॉर्डिंग अब जो आपको कोऑर्डिनेट मिलेगा ए कोऑर्डिनेट, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा A0 0, ठीक है, बी का हो जाएगा कोऑर्डिनेट 0 B0, ओके, और जेड एक्सिस के अलोंग हो जाएगा 0 0 C। तो इसी के तरह का वहां पे इंटरसेप्ट फॉर्म ए बी था तो आपको ये इक्वेशन मिला, आज को हम लोग स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। यहाँ पे इंटरसेप्ट लेंथ आपका ए बी और सी है, तो हमको जो इक्वेशन मिलेगा वो ये मिलेगा। ठीक है, एक्स बाई ए वाई बाई बी जेड बाई सी इक्वल टू 1। तो इसी की तरह का बिल्कुल पैटर्न का है, बिल्कुल सिमिलर चीज है, बस चूंकि यहाँ पे एक जेड एक्सिस बढ़ जाता है तो जेड बाई सी एक आपका टर्म यहाँ पे बढ़ गया और ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, हुज इंटरसेप्ट लेंथ अलोंग द एक्सिसेस इज रिस्पेक्टिवली ए बी एंड सी। क्लियर है, तो काफी अच्छे से याद रहेगा अगर आप को रिलेट करते हो। तो अगर आपको 2D ज्योमेट्री अच्छे से याद है तो 3D ज्योमेट्री में अब इसको आपको याद नहीं करना पड़ेगा और आपको ये अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसका एक क्विक एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल है, आपको बोलता है इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड कीजिए हुज इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिसेस आर। तो यहाँ पे आपको इंटरसेप्ट लेंथ दे दिया है, सिंपली आप कह सकते हो कि ए आपको दे दिया है -4, ठीक है, एक्स एक्सिस चूंकि रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है तो पहला वाला एक्स एक्सिस का है, फिर ये वाई एक्सिस का है, ये आपका जेड एक्सिस का है। तो ए -4 हो गया यहाँ पे, बी 2 हो गया और सी आपका क्या हो गया, 3 हो गया। तो बस देखते ही आप इसका इक्वेशन लिख पाओगे प्लेन का, क्या हो जाएगा, एक्स बाई -4 प्लस वाई बाई 2 प्लस जेड बाई 3 इक्वल टू 0, राइट। कुछ 1, यहाँ पे हमारा 1 होता है। तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है जो हम लोग अभी पढ़े, और जो इंटरसेप्ट लेंथ दिया हुआ है उसको आपको क्या करना है, पुट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस फॉर्म में दिया हुआ है तो इसके लिए आप एलसीएम ले सकते हो। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 2 और 3 इन तीनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 12, राइट। अब चलो यहाँ पे आपका हो जाएगा -3x प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा 6y और प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा 2z इक्वल टू 1। तो इसको हम लोग अगर और अच्छे से करें तो ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 6y प्लस
2z इक्वल टू 12। ओके, अब आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है, तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से बन जाएगा, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आसानी से आप बना सकते हो। इसी के तरह का एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है द इंटरसेप्ट्स ऑफ द प्लेन, ये आपको प्लेन दे रखा है पूरा, ठीक है, ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिसेस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, चूंकि कई बार आपको ऐसा जरूरत पड़ता है ना कि आपको एक प्लेन दिया हुआ है और उस प्लेन को देख करके आपको बताना पड़ता है कि वो क्या इंटरसेप्ट करता है ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिसेस, यानी एक्स एक्सिस पे उसका इंटरसेप्ट लेंथ क्या है, वाई एक्सिस पे उसका इंटरसेप्ट लेंथ क्या है और जेड पे क्या है। ठीक है, तो काफ़ी आसान है, कुछ करना नहीं है, आप इसको वीडियो को पॉज करो और खुद से करो, करने का कोशिश करो। ठीक है, आई होप आपसे काफ़ी जल्दी हो जाएगा। तो आपने कर लिया होगा, तो वो कैसे करना है, कुछ करना नहीं है। आपको क्या दिया हुआ है, 5x है माइनस 3y है प्लस 6z है, ठीक है, माइनस 60 इक्वल टू 0 है। तो देखो सबसे पहले आपको ये करना है कि आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 6z इक्वल टू 60 को इधर ले आइए। ठीक है, क्योंकि देखो आपको जो इंटरसेप्ट फॉर्म जो आपको पता है वो कैसा होता है, वो आपको देखो ऐसा होता है ना, x बाई ए, वाई बाई बी, जेड बाई सी इक्वल टू 1, इधर आपका 1 होता है। तो आपको पहले ये देखना है कि इधर एक्स वाई जेड होता है वनली और इधर आपका कांस्टेंट होता है, तो हम लोग एक्स वाई जेड को इधर रखे और कांस्टेंट को इधर कर दिए। अब इसको हमको 1 करना है, मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है, वो इस 60 को 1 करना है। इसको 1 करने का तरीका क्या है, 60 को इधर ले आइए, तो सब में डिवाइड कर देते हैं, तो 5x बाई 60 माइनस 3y बाई 60 प्लस 6z बाई 60, ये कर दिया, तो इधर क्या हो गया, इधर 1 हो गया। दोनों तरफ हम लोग 60 से डिवाइड कर दिए, तो आपका ये जो राइट हैंड साइड है वो आपका वो फॉर्म आपका मैच कर गया। ठीक है, अब इसको आप फर्दर कैसे लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, चलो तो यहाँ पे हम लोग 5 से कट कर देते हैं, तो x बाई हो जाएगा 12, प्लस में लिखेंगे y बाई हो जाएगा माइनस 20, 3 से कट कर दिया, और यहाँ पे z बाई हो जाएगा 10 इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब देखो ये आपका पूरा इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया है, तो हम लोग देखते ही बता सकते हैं कि इंटरसेप्ट लेंथ कौन कौन सा है, तो ये 12 है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, माइनस 20 अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड 10 अलॉन्ग जेड एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे 12 माइनस 20 और 10, तो 12 माइनस 20 और 10, ये देखो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह का लॉलीपॉप क्वेश्चन करते हैं हम लोग, 2D ज्योमेट्री में भी करते आए थे, तो उसी तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी करना है। ठीक है जी, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 को खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा बस सोचना होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, सो वी लव कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, काफ़ी मज़ा आता है, थोड़ा एनालिटिक होता है, आप थोड़ा सा सोचते हो, और इस तरीके से अगर आप इसको कभी रात में पढ़ोगे तो आपको नींद भी नहीं आएगी, इतना अच्छा सोचने का मौका मिलता है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 27, ए प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिसेस इन ABC सच दैट सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC इज द पॉइंट PQR इफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज दिस देन K, तो आपको K पूछ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर सिचुएशन क्या है पहले आपको समझना पड़ेगा, तो काफ़ी आसानी से हम लोग काम कर लेंगे। पहले तो ये बोल रहा है ना कि कोई प्लेन है, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ मिलता है, ABC पे मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ABC का कोऑर्डिनेट नहीं दे रखा है, तो हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि A क्या है, A है मेरा A00। ठीक है, क्योंकि जब भी x एक्सिस का कोई पॉइंट होगा, क्योंकि ये x एक्सिस का पॉइंट है, ये y एक्सिस का, ये z एक्सिस का, मैंने आपको अभी दिखाया था कि अगर आपको कोई इंटरसेप्ट फॉर्म में कोई दिया हुआ है तो वो इस तरीके का होगा, x y और z। ठीक है, और प्लेन हमारा इस तरह का होगा। ठीक है, जो x एक्सिस पे एक इंटरसेप्ट लेंथ बना रहा होगा, सपोज करो ये, तो ये पॉइंट A कहलाएगा। y एक्सिस पे एक इंटरसेप्ट लेंथ बना रहा होगा, सपोज करो ये, तो ये आपका B कहलाएगा। और z एक्सिस पे एक बनाएगा तो ये आपका क्या कहलाएगा, C कहलाएगा। ठीक है, तो x एक्सिस का कोई भी पॉइंट इस तरीके का होगा। इसी तरीके से y एक्सिस का पॉइंट B कैसा होगा, तो ये होगा 0 B 0, और z एक्सिस का पॉइंट होगा C आपका 0 0 C, तो ये ABC है। अब इसका सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रोइड काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, तो सेंट्रोइड मैं लिख देता हूँ। सेंट्रोइड इसका आ जाएगा, मान लो इसका कुछ कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, सपोज करते हैं P। ठीक है, ये सेंट्रोइड इसका P है, तो क्या फॉर्मूला होता है कि x एक्सिस का कोऑर्डिनेट को जोड़ते हैं। ठीक है, A प्लस 0 बाई 3, फिर y एक्सिस के अलॉन्ग जो कोऑर्डिनेट है उसका सम ले लीजिए, 0 प्लस B प्लस 0 बाई 3,
और जो जेड एक्सिस के लॉन्ग है तो 0 + 0 + c/3, ठीक है। तो ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड आपको निकल गया। ये सेंट्रोइड जो है ना आपको, ये आपको PQR दिया हुआ है। अच्छा, तो PQR दिया हुआ है तो सेंट्रोइड को कुछ और मान लेते हैं सेंट्रोइड मेरा क्या है, सेंट्रोइड मेरा C है, ठीक है, कैपिटल C ले लेते हैं सेंट्रोइड को। अच्छा, C भी दिया हुआ है तो इसको जेड मान लो ये जेड है, ठीक है। तो ये सेंट्रोइड निकल गया। अब ये गिवन है क्या है, ये है आपका PQR, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे P का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये A/3 है, A/3, राइट। Q क्या हो जाएगा, Q आपका हो जाएगा B/3, और आपका यहाँ पे R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा हमारा C/3। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ से A का अगर वैल्यू निकालोगे तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3P, B का वैल्यू हो जाएगा 3Q, और आपका यहाँ पे C का वैल्यू हो जाएगा 3R, राइट। ABC निकल गया। ABC इसलिए इंपॉर्टेंट है ना कि ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है। और अगर आपको इंटरसेप्ट लेंथ पता है तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x/a + y/b + z/c = 1। दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। अब ये ABC का वैल्यू आपको पता है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x/3p + y/3q + z/3r = 1, ठीक है। ये हम लोगों ने ABC का वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दिया। अब आपको देखो, आपको यहाँ पे जो दे रखा है ना वो क्या है, वो है आपका ये फॉर्म है, ठीक है, कि इक्वेशन ऑफ प्लेन इस फॉर्म में है, यानी कि 3 को आपको हटा देना है तो हटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x/p हो जाएगा + y/q हो जाएगा + z/r हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू आपका हो जाएगा 3। तो अब देखो ये एग्जैक्टली इसके सेम आ गया है। तो यहाँ पे जो k के प्लेस में जो वैल्यू है वो क्या है, वो है 3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट है, ठीक है। तो काफ़ी इजी है, सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको सेंट्रोइड का पता हुआ होना चाहिए, इंटरसेप्ट फॉर्म पता होना चाहिए, तो काफ़ी आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। कोई मुश्किल क्वेश्चन ये नहीं था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में क्या आ रहा है इसको देख लेते हैं। पहले मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए, एक प्लेन का इक्वेशन आपको लिखना है जो एक गिवन प्लेन के पैरेलल है, राइट। अब देखो, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अगेन वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म है। अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म की बात करें तो जो पैरेलल प्लेन है उसका इक्वेशन यहाँ पे है। मान लो कि आपको एक प्लेन दिया हुआ है, ठीक है, r/n = d1, ये आपको प्लेन दिया हुआ है। तो इसके पैरेलल जो दूसरा प्लेन आपको लिखना है ना, वो सिंपली क्या होगा, वो सिंपली हो जाएगा r/n = d2। यानी आपको पता है कि चूंकि पैरेलल प्लेन में क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन जो है उसके किसी भी नॉर्मल का सेम रहेगा, क्योंकि वो पैरेलल है। तो बाय प्रॉपर्टी डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन की बात करें, किसी भी नॉर्मल का वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे जो n वेक्टर है वो आपका चेंज नहीं करेगा नॉर्मल फॉर्म वाले में, ठीक है। तो सिर्फ अगर यहाँ पे d1 था तो उसका डिस्टेंस चेंज कर सकता है फ्रॉम द ओरिजिन, तो वो d2 हो जाएगा। तो ये आपको इसमें हो गया वेक्टर फॉर्म में। और कार्टेशियन में भी अगर बात करें, मान लो आपको एक प्लेन दिया हुआ है, सपोज करो ये मेरा प्लेन है ax + by + cz = 0। अब इसके पैरेलल हमको अगर कोई प्लेन लिखना है तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो ax, by और cz है, ये जो टर्म है ना, ये बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि आपको ये क्या देता है, ये आपको देता है डायरेक्शन रेशियो। तो ये बिल्कुल सेम रहेगा जैसे यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। और सिर्फ आपको d के जगह पे क्या करना है, कोई अनदर ले लेना है कांस्टेंट, जैसे k ले लिया गया। तो ये आपको क्या हो गया, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गया। अब यहाँ पे भी अगर हम कनेक्टिविटी की बात करूँ तो आपको याद होगा 2D ज्योमेट्री में क्या होता था, आपको पैरेलल लाइन का इक्वेशन आपको समझना पड़ता था, ठीक है। कि जैसे मान लो मेरे पास में एक लाइन है ax + by = c। अगर ये कोई लाइन है तो इस लाइन के पैरेलल जो भी दूसरा लाइन होगा, ठीक, इसके पैरेलल लाइन को कैसे लिखेंगे, तो सिंपली लिखेंगे कैसे, ax + by = d। मतलब ये आपका लाइन, पैरेलल लाइन में ये जो टर्म है ax और प्लस by, यानी x और y का जो कोएफिशिएंट है वो बिल्कुल फिक्स रहता है, ठीक है, सिर्फ कांस्टेंट में चेंजेस आता है। तो अगर आपको 2D ज्योमेट्री वहां से याद था तो भाई यहाँ पे भी वही करना है। 3D ज्योमेट्री जैसे ही पढ़ोगे आप तो इसमें आप बात करोगे पैरेलल प्लेन की, ठीक है। और पैरेलल प्लेन में अगर मान लो एक प्लेन आपको ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, मान लो ये मेरा एक प्लेन है, तो इसका पैरेलल प्लेन कैसा होगा, तो इसका पैरेलल प्लेन हो जाएगा सिंपली ax + by + cz = d', ठीक है। मतलब आपका सिर्फ कांस्टेंट चेंज होगा, वहां पे d था तो यहाँ पे d' हो गया, बाकी जो xyz का कोएफिशिएंट है वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये कनेक्टिविटी की बात हो गई। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई आपका कार्टेशियन फॉर्म पहले से 2D ज्योमेट्री में काफ़ी अच्छा है, आपने लाइन को पढ़ के रखा है, तो आपको बहुत रट के रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप बस जब 3D ज्योमेट्री पढ़ो तो उसी 2D ज्योमेट्री को अप्लाई करो तो आपको कार्टेशियन फॉर्म तो एकदम बिंदास मिल जाएगा प्लेन का।
और यहाँ से अगर आपको वेक्टर फॉर्म निकालना है तो वो तो 1 सेकंड का काम है। मैंने आपको बताया था, मान लो ये मेरा कार्टेशियन फॉर्म है, इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, बस आर वेक्टर लगाना है, ठीक है, डॉट कोइफिशिएंट ए बी सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए आई बी जे सी के, ठीक है, मोहब्बत से ये करेंगे, और इक्वल टू डी डैश। तो भाई 1 सेकंड में इसका वेक्टर फॉर्म लिखा जाता है, तो वेक्टर फॉर्म को लेकर के तो कोई इशू है ही नहीं, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन, देख लेते हैं यहाँ पे क्या है क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है 29 नंबर है, यहाँ पे बोलता था इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस प्लेन, ठीक है। तो अब अगर आपको इसको एनालिटिक वे में करना है तो बिल्कुल मोहब्बत से कीजिए। कैसे करेंगे, देखो आपको गिवन प्लेन क्या दिया, पहले ये लिखिए, ठीक है। गिवन प्लेन इज, गिवन प्लेन है मेरा यहाँ पे आर वेक्टर डॉट 2i माइनस जे प्लस 2k इक्वल टू 5, ये है जी, ठीक है। इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या आ जाएगा, इसका कार्टेशियन फॉर्म सिंपली हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5, ठीक है। बस कुछ करना नहीं है, मैंने आपको पहले समझा दिया। अब ये कार्टेशियन फॉर्म है, अब इसके पैरेलल प्लेन को लिखना है, तो इसका पैरेलल प्लेन क्या होगा, पैरेलल प्लेन इज, ये सिंपली हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू क्या, कोई भी कांस्टेंट सी ले लीजिए, सिर्फ आपको कांस्टेंट को चेंज करना है, बाकी ये पूरा टर्म आपका सेम रहेगा, ठीक है। अब चलो, अब इस प्लेन के बारे में ये दिया हुआ है कि ये प्लेन इस पॉइंट से पास करता है। पॉइंट क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो कार्टेशियन में बोलेंगे तो कार्टेशियन में ये 1 1 और 1 है, आई का कोएफिशिएंट, जे का कोएफिशिएंट और के का कोएफिशिएंट। तो ये सिंपली किससे पास कर रहा है, ये पास कर रहा है इट पास थ्रू, राइट, ये पास करता है आपका 1 1 1 से। और जब भी कोई कर्व किसी पॉइंट से पास करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको वहाँ पे सेटिस्फाई करा देंगे। तो यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे 1, z के प्लेस पे 1, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू सी। तो आपको सी का वैल्यू मिल गया मोहब्बत से क्या, 3। अब इस 3 को वापस उठा करके जहाँ पे सी था वहाँ पे रख दीजिए। तो देखो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, सी का वैल्यू कितना आ गया 3। तो भाई ये जो आपको मिला ना, यही आपको रिक्वायर्ड प्लेन है, ठीक है, जो इसके पैरेलल है। अब आपको क्वेश्चन वेक्टर में दिया हुआ था तो आंसर भी आपको इसको वेक्टर में लिखना है। तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, एकदम सेकंड में बताओ, ठीक है। इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा, आर वेक्टर ले लेंगे, ठीक है, कोएफिशिएंट 2 माइनस 1 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है, इक्वल टू 3। अब आप इसको चेकआउट कर सकते हो बहुत आसानी के साथ में, कहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका करेक्ट आ जा रहा है, ठीक है। तो काफ़ी इजी है। और अगर आप वेक्टर फार्मूला से ये बनाना चाहते हो तो वेक्टर फार्मूला में मैंने आपको बताया था कि चूंकि पैरेलल की बात आ रही है तो ये आपको पूरा सेम लेना है, ठीक है। तो ये आपको पूरा सेम ले लेना है और यहाँ पे तो वो आप सेटिस्फाई करा लोगे, ठीक है। 1 1 1 को पुट अप करोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ से भी आपको दिख सकता है, लेकिन अगर रटने धटने की बात नहीं करें, बहुत ज़्यादा लोड ना लें, तो सिंपल तरीका है कि भाई उसको क्विकली कार्टेशियन में बदल दीजिए, ठीक है। कार्टेशियन में बदलने के बाद आपको पता है कि पैरेलल है तो क्या होगा, सिर्फ कांस्टेंट चेंज होगा। और उस कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए जो भी पॉइंट वगैरह दिया हुआ है जिससे वो पास कर रहा है उससे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी आसानी से आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसके बाद। इसके बाद आ रहा है, देखिए, एंगल बिटवीन 2 प्लेन, राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी हमारे लिए, क्या है, एंगल बिटवीन 2 प्लेन। अब ये देखो आपको समझना है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि एक्चुअली होगा क्या। देखिए अगर हम प्लेन की बात करें तो जैसे देखो एक प्लेन है, ये मेरा एक प्लेन है, ठीक है, और दूसरा प्लेन मैं एक और ले लेता हूँ। सपोज करता हूँ मेरा एक प्लेन इस तरह से है, ठीक है। चलिए एक ऐसा प्लेन ले लेते हैं, मान लेते हैं ये मेरे पास में 2 प्लेन है, राइट। अब इन दोनों प्लेन के बीच का अगर आपको एंगल निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, मतलब ये दोनों कितने एंगल पे कट कर रहा है। तो देखो 2 प्लेन के बीच का एंगल वही होगा जो इनके किसी भी 2 नॉर्मल के बीच का एंगल होगा। जैसे हम बात करें, अगर हम फर्स्ट प्लेन की बात करें तो फर्स्ट प्लेन का जो नॉर्मल है, राइट, वो मान लो आपका एकदम इस तरह से है, वर्टिकली अपवार्ड है, पहला प्लेन का नॉर्मल, ठीक है। और जो दूसरा प्लेन का नॉर्मल है वो मान लेते हैं वो मेरा इस तरह से है, थोड़ा एंगल पे है, मान लीजिए इस तरह से, क्योंकि ये थोड़ा तिरछा है, ठीक है। तो ये मान लीजिए मेरा N2 है। अब आप देखो कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। जैसे मैं N1 को अगर ऐसे कर दूं, ठीक है, और N2 को भी मैं ऐसे कर दूं, तो ये अब इन दोनों के बीच में एक एंगल आ रहा है। तो जो भी एंगल थीटा है ना, दोनों के नॉर्मल के बीच में जो एंगल थीटा है वही दोनों प्लेन के बीच का एंगल होता है। सिंपल सी बात, ठीक है। मतलब जब हम एंगल की बात करते हैं तो हमको 2 लाइन के बीच में एंगल को देखना काफ़ी इजी हो जाता है, ठीक है। तो अगर 2 प्लेन है तो दोनों प्लेन का जो ओरिएंटेशन है उसको उसका नॉर्मल बताएगा। तो उनके नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वही प्लेन का एंगल कहलाता है। तो इन शॉर्ट ये कि जो
एंगल है, ठीक है, वो दो लाइन के बीच में होता है। चाहे आप स्ट्रेट लाइन की बात करो, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में दो लाइन के बीच का एंगल, और प्लेन की बात करो तो इसमें भी दो नॉर्मल, और नॉर्मल क्या है, एक तरह का लाइन है, तो कह सकते हैं कि दो नॉर्मल्स के बीच में, ठीक है, बिटवीन नॉर्मल्स, ठीक है। तो बिटवीन नॉर्मल्स जो एंगल होगा वही प्लेन का एंगल होगा, और स्ट्रेट लाइन में भी वही होता है कि बिटवीन स्ट्रेट लाइन्स जो आपका एंगल होता है वही क्या होता है, एंगल होता है। यही वजह है कि जो एंगल बिटवीन लाइन हम लोग डिफाइन करते हैं ना, सेम वो रह जाता है दो प्लेन के बीच का, ठीक है। दोनों प्लेन के बीच में भी जो एंगल डिफाइन हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो आपके नॉर्मल के साथ में हो रहा है। तो इसको काफी आसानी से समझ सकते हैं आप। जैसे मैं आपको बताऊं कि मान लो कि मेरे पास में दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा हुआ है, तो स्ट्रेट लाइन जब हम लोग पढ़ते हैं तो वो हम लोग देख चुके थे कैसा होता है। मान लो ऐसा है, लाइन है x माइनस x1 है, बाई a1 है इज इक्वल टू y माइनस y1 है, बाई b1 है इक्वल टू z माइनस z1 बाई c1 है, ठीक है, इस तरह से। और एक लाइन दिया हुआ है x माइनस x2 बाई a2, y माइनस y2 बाई b2 और z माइनस z2 बाई c2। मान लो तो ये दो लाइन है, ठीक है। तो अब इन दोनों लाइन के बीच में एंगल क्या होगा, तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इसके बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, वो सिंपली होता है cos थीटा इज इक्वल टू, आपको सिर्फ मतलब होता है कि क्या डायरेक्शन रेशियो से, कि इसका a1 b1 c1 है, a1 b1 c1, और इसका क्या है, इसका a2 b2 c2 है। तो आपको ये पता है, तो आपको ये फॉर्मूला हो जाता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे चलते ऊपर में, डिवाइडेड बाई क्या होता है, रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, ठीक है जी। ये होता है, ये डायरेक्शन रेशियो में आ गया। अगर यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन दिया रहता, ठीक है, तो इन टर्म ऑफ डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डीसीएस क्या होता है, तो सिंपली कॉस थीटा का वैल्यू आ जाता है L1 L2, ठीक है, प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में, और ऊपर वाला हो गया आपका डायरेक्शन रेशियो के टर्म में, ठीक है। तो ये दो लाइन के बीच का एंगल है। अब ये सेम जो है आपको दो प्लेन के बीच का भी एंगल हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों प्लेन में जो एंगल एक्चुअली डिफाइन होता है वो उनके नॉर्मल के बीच में होता है। तो मान लो मेरे पास में दो प्लेन दिया हुआ है, एक आपको दिया हुआ है इस तरह से a1x b1y c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, एक प्लेन ये है, ठीक है। और दूसरा प्लेन है आपका, मान लेते हैं a2x b2y c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगेन आप देखोगे कि इन दोनों प्लेन में, चूंकि ये दोनों प्लेन है आपका, ठीक है, ये दो प्लेन्स है बिटवीन प्लेन्स, तो बिटवीन प्लेन्स में जो नॉर्मल डिफाइन होगा वो होता है इसके डायरेक्शन रेशियो से। तो यहाँ पे अगर हम देखें डायरेक्शन रेशियो, तो क्या है, तो पहले प्लेन का है a1, यहाँ पे b1, यहाँ पे c1, ठीक है। किसी भी नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या है, a1 b1 और c1, और दूसरे प्लेन में किसी भी नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या है, a2 b2 और c2, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी अगर दोनों के बीच का एंगल लिखा जाएगा, दोनों प्लेन के बीच का एंगल, तो यही होगा। अगर आप डायरेक्शन रेशियो में लिखोगे तो ये फॉर्मूला बनेगा, और डायरेक्शन कोसाइन में देखोगे तो ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको लाइन का याद है तो आपको प्लेन का लोचा रहने का कोई जरूरत नहीं है, प्लेन का भी आपको सिंपल निकालना है, ठीक है। और जैसे लाइन में केस होता था कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो क्या होता है, सिंपली थीटा 90 होगा, कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो आपका जो ऊपर का टर्म है वो जीरो आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ से ये जीरो हो जाएगा, या बोल सकते हो नीचे वाला L1 L2 M1 M2 N1 N2 का सम ये जीरो हो जाएगा। तो आपका लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। लाइक दैट दो प्लेन का परपेंडिकुलर होगा जब आपको ये जीरो होगा। तो जो परपेंडिकुलर और पैरेललसी का केस था जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो वही केस आपको नॉर्मल प्लेन में भी रहने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि प्लेन के बीच का जो एंगल है ये हमारे लिए कोई नया टॉपिक नहीं है या नया चैप्टर नहीं है, ये जस्ट वही चीज है जो लाइन के केस में था। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखो वही सारी बातें लिखी हुई हैं, आप देखो, बस मैं रिकॉल कर देता हूँ कि मान लो दो प्लेन आपके पास में, एक ये है और एक ये है, तो इन दोनों के बीच का एंगल ये आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, जैसा कि लाइन में होता था। अब अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है आपस में तो क्या होगा, cos 90 cos 0 हो जाएगा, तो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर ये पैरेलल होगा तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, n1 वेक्टर और n2 वेक्टर आपस में पैरेलल होगा। और दो वेक्टर आपस में पैरेलल कब होता है, जब उसके बीच में ऐसा रिलेशन होता है n1 इक्वल टू लेमडा n2, ठीक है। तो पैरेलल के लिए ये कंडीशन हो गया, परपेंडिकुलर के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये तो जस्ट एक फार्मूला है कह सकते हो। बट अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं तो आप उसको कार्टेशियन फॉर्म में आसानी के साथ में कर सकते हो। तो कार्टेशियन में कह सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास में ये दो प्लेन है, एक ये और एक ये,
तो इन दोनों के बीच का एंगल कैसे क्या हो जाएगा, तो देखो ये पूरा हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है। जैसा लाइन में था वैसा ही आपका पूरा यहाँ पे प्लेन में हो जाएगा, ठीक है जी, क्लियर। तो ये हो गया डायरेक्शन रेशियो के टर्म में। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखोगे अगर दोनों प्लेन आपका परपेंडिकुलर है, जैसा मैंने आपको बताया, अगर परपेंडिकुलर है तो ये आपको टर्म 0 आ जाएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और दो प्लेन अगर आपस में पैरेलल है तो ये आपका जो डायरेक्शन रेशियो है उसका रेशियो क्या होगा, आपस में बराबर होगा, जैसा कि लाइन में होता था। कोई नई चीज़ नहीं है भाई, बिल्कुल पुरानी चीज़ है, बस मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप को रिलेट करके रखिए कि लाइन में जैसे काम होता था ना वैसे ही हम लोग यहाँ पे प्लेन में भी करने वाले हैं, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बोलता है द एंगल बिटवीन द प्लेन इज, ठीक है। अब हम लोग चलो ये बात माइंड सेट कर चुके हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे सिर्फ एंगल फाइंड आउट करना है, तो हम बहुत ही क्विकली क्या करेंगे, दोनों को हम कार्टेशियन फॉर्म में बदल लेते हैं, ठीक है। तो प्लेन क्या हो जाएगा आपका, प्लेन्स आर क्या हो जाएगा, तो एक है आपका 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, ठीक है। देखते ही जो वेक्टर फॉर्म में था ना उसको देखते ही हम लोगों ने कार्टेशियन फॉर्म में लिख लिया। और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये आपका हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। अब यहाँ पे आपको लिखना है क्या है, डायरेक्शन आपको दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो आप देखो डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो अगर मैं ऊपर वाले लाइन का देखूँ, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एनी नॉर्मल बोलते हैं ना, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एनी नॉर्मल टू प्लेन, ठीक है। ये जो प्लेन है तो इस पर इसके किसी भी नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो इसका है 2 -1 और 1, तो ऊपर वाले का है 2 -1 और 1, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। और नीचे वाले का क्या है 1 1 2 1 1 2, ठीक है। तो आपको जो भी मतलब है वो डायरेक्शन रेशियो से ही है, तो आपका एंगल निकल जाएगा। क्या होता है एंगल, cos थीटा इक्वल टू a1 a2 यानी 2 × 1 2 प्लस b1 b2 -1 × 1 -1 प्लस c1 c2 1 × 2 2 डिवाइडेड बाई नीचे में इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, तो 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर भी 1, तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, राइट। फिर यहाँ पे इसका ले लेंगे तो 1 1 2, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला आ जाएगा 2 2 4, ऊपर में 3 आ रहा है, नीचे आपका देख लो 2 और 2 आपका यहाँ पे 4 और 2 6, ठीक है। यहाँ पे भी आपका 4 और 2 6, तो 3/6 कैंसिल कीजिएगा तो 1/2, ठीक है। अब कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 कब होता है, जब थीटा आपका क्या होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब क्या है π/3, तो π/3 आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर, ठीक है। तो काफ़ी जल्दी बनेगा, ठीक है, चाहे आप जैसे भी इसको बनाना चाहते हो। चलो अब ये तो मैंने कर दिया, अब आपके लिए ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया, क्योंकि आपको यहाँ पे भी 2 प्लेन दिया हुआ है, ठीक है। दोनों प्लेन को देख लीजिए, इसके बीच का आपको एंगल निकालना है। तो बस जो काम मैंने किया है वही आप कर लेना और करके बताना कि यहाँ पे कौन सा आपको करेक्ट ऑप्शन आता है। काफ़ी लॉलीपॉप क्वेश्चन है, डेफिनेटली आप कर लोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास में 32 नंबर क्या बोलता है, इफ़ दी प्लेन्स, दो आपको प्लेन दे रखा है, एक प्लेन है मेरे पास में ये, ठीक है जी, और एक प्लेन है हमारे पास में ये। तो ये दोनों प्लेन जो है आपस में परपेंडिकुलर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो लेमडा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो कुछ करना ही नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया कि आप देखो डायरेक्शन रेशियो क्या क्या है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एनी नॉर्मल टू गिवन प्लेन्स, जो गिवन प्लेन्स हैं उसमें डायरेक्शन रेशियो क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले वाले के लिए दिया हुआ है आपको यहाँ पे 2 -1 और लेमडा, 2 -1 लेमडा, ठीक है। एंड और दूसरे वाले के लिए क्या है 1 4 और 2। सिंपली x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और z का कोएफिशिएंट देखते हैं ना, तो क्या हो गया 1 4 और 2, ठीक है जी। देयरफॉर एंगल बिटवीन, अच्छा अभी दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। सिंस क्या है, सिंस प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, तो प्लेन अगर परपेंडिकुलर हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है सिंपली जो डायरेक्शन रेशियो है उसका प्रोडक्ट a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे a1 b1 c1 आपका ये है, a1 है b1 है c1 है, ये आपका है a2 b2 और c2। पुटअप कर दीजिए तो a1 a2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × 1 2 प्लस b1 b2 -1 × 4 -4 प्लस c1 c2 लेमडा × 2 2 लेमडा इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से देखो -2 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0 आ रहा है, 2 लेमडा इक्वल टू 2 एंड लेमडा इक्वल टू फाइनली 1 आ रहा है। सो आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। तो काफ़ी देखो सिंपल और लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बट एग्जाम में भाई इसी तरह का क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल आसानी के साथ में बनेगा, बस आपको थोड़ा सा वहाँ पे अच्छे से करने का कोशिश करना है, ठीक है।
चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट आ रहा है, फिर क्या है यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। ठीक है, अच्छा तो ये होता क्या है कि जैसे मान लो मेरे पास में दो प्लेन है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक प्लेन मेरा देखो ये ऐसे हो गया, राइट, और एक प्लेन में आपको दिखाता हूँ, एक प्लेन में मान लो मेरे पास में ऐसा है ये। तो आपके मेरे पास में दो प्लेन है यहाँ पे, आप देख पा रहे हो। ठीक है, एक प्लेन ये वाला है जैसा मैंने आपको दिखाया, ये प्लेन एक हो गया, और जो दूसरा प्लेन है मेरे पास में वो ये वाला है, ये दो प्लेन हो गया। तो इन दोनों प्लेन में जो कॉमन है वो क्या है, तो वो देखोगे वो है आपका एक लाइन, दोनों में एक लाइन कॉमन है, ये यहां से यहां तक। ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जैसे आपका एक 2D ज्योमेट्री था ना, तो 2D ज्योमेट्री में क्या होता था कि दो लाइन होता था, तो दो लाइन जब भी कट करेगा तो एक पॉइंट पे कट करेगा। कहाँ कट करेगा, एक पॉइंट पे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, मतलब जैसा कट कर रहा है वैसा ही नाम। तो दो लाइन आपका जो है एक पॉइंट पे कट करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जबकि 3D ज्योमेट्री में जब हम लोग दो प्लेन की बात करेंगे तो दो प्लेन आप भी देख सकते हो, दो पेज ले लो आप, कॉपी का दो शीट ले लो, और दोनों शीट को आप कट करना चाहोगे तो क्या है, पूरा शीट कट होगा ना, यानी एक लाइन बनेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो बनता है वो बनता है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो सिंपली प्लेन का जो इंटरसेक्शन है, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन वो क्या है, वो आपका होता है एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। और जो इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन है वो क्या होता है, वो आपका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो ये एक टर्मियोलॉजी है जो आपको समझना चाहिए। ठीक है, अब मान लो आपके पास में दो प्लेन है जो किसी एक कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रहा है, तो उसका इक्वेशन कैसे होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको एक इसका पता है, ठीक है, मान सपोज करते हैं कि हमको इस प्लेन का पता है, इक्वेशन क्या है, r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू d1, ये पता है। और इस वेक्टर के बारे में पता है कि ये है हमारा r2 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू d2। तो अगर इन दोनों का अलग अलग इक्वेशन पता है तो मान लेते हैं कि कोई एक तीसरा प्लेन हम ले रहे हैं जो इसी लाइन से गुजर रहा है, इसी इंटरसेक्शन, इसी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रहा है। मान लेते हैं वो आपका ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सपोज करते हैं, देखिए ये मैंने एक ले लिया थर्ड प्लेन। ठीक है, थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूँ मैं आपको, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये, तो ये एक तीसरा प्लेन हो गया। ठीक है, तो ये प्लेन भी उसी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रहा है। ठीक है जी, तो अगर दो प्लेन आपके पास में ऑलरेडी था, उसका एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आपको पता है, अब उसी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से एक तीसरा प्लेन गुजर रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, तो इसका इक्वेशन हम लोग काफी इजीली लिख सकते हैं यूजिंग द हेल्प ऑफ गिवन प्लेन्स। तरीका क्या होगा, तरीका ये होगा कि आप पहले वाले प्लेन को लिखिए। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है r वेक्टर डॉट n1 माइनस d1। अच्छा, यहाँ पे r1 नहीं होगा ना, r होता है ना, हर जगह r ही होता है, r चेंज नहीं करता, क्योंकि r तो आपका आर्बिट्रेरी पॉइंट होता है, तो r ये आपका फॉर्म हो गया। ठीक है, तो पहले वाले को पूरा लिखिए r वेक्टर डॉट n1 माइनस d1 इस तरीके से करके, और दूसरे वाले को लिखिए r वेक्टर डॉट n2 माइनस d2, और दोनों, और बीच में एक लगा दीजिए लेमडा, मतलब दिस वन प्लस लेमडा इंटू दिस वन। तो ये आपको जो हो जाएगा, जो इक्वेशन मिलेगा ना, ये क्या मिलेगा, वो आपको उस नए प्लेन का मिलेगा जो उसी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रहा है। ठीक है, अब देखो, अब मैं याद करने के लिए आपको सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ये वही चीज़ है जो हम लोग 2D ज्योमेट्री में पढ़ते थे, अब हम लोग इसको 3D ज्योमेट्री में करेंगे। आपको याद होगा, मैं फिर से याद दिला दूँ, 2D ज्योमेट्री में क्या होता था कि दो लाइन है। ठीक है, एक लाइन है, मान लो मेरे पास में ax है प्लस by है और प्लस c1 इक्वल टू 0, ये है। ठीक है, यहाँ पे a1 ले लेते हैं, a1 b1, और दूसरा जो है मेरे पास में वो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसी पॉइंट से पास करने वाला अगर आपको निकालना है तीसरा लाइन, थर्ड लाइन, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इसका इक्वेशन हो जाता था सिंपली, क्या होता था, तो पहले लिखिए मोहब्बत से पहले वाले को a1x b1y प्लस c1। ठीक है, बीच में लगा दीजिए एक लेमडा या कोई भी कांस्टेंट की, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो कह सकते हैं कि दोनों को आपको बस जोड़ देना है, दोनों लाइन को आपको जोड़ देना है, बीच में कोई आपको एक कांस्टेंट लगा देना है, कोई पैरामीटर ले लेना है, तो आपको ये जो नया लाइन है वो मिल जाएगा। तो इसी के तरह से आपको जब 3D में हम लोग बात करेंगे ना, 3D ज्योमेट्री में, तो 3D ज्योमेट्री में जैसा मैंने आपको बताया कि आपको अगर दो प्लेन दिया हुआ है, मान लो एक आपको दिया हुआ है a1x b1y c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। ठीक है, एक आपको दिया हुआ है a2x b2y
प्लस C2Z प्लस D2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जो तीसरा प्लेन गुजरेगा उसका जनरल इक्वेशन क्या होगा? तो दोनों को जोड़ दीजिए मोहब्बत से, दोनों को मोहब्बत से जोड़ दीजिए। ठीक है, कैसे जोड़ देना होगा? तो जोड़ देते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1Z प्लस D1, बीच में एक लगा दीजिए कोई कांस्टेंट K, और फिर आ जाएगा आपका A2x प्लस B2y प्लस C2Z प्लस D2। ठीक है, इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0। ठीक है, चलो, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका वो नया प्लेन मिल गया जो इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रहा है। तो बहुत ही लॉलीपॉप फार्मूला है, वही फार्मूला है जो 2D ज्योमेट्री में था। तो भाई इसके लिए आपको कोई नया तरह से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है कार्टेशियन फॉर्म में कि अगर आपके पास में दो प्लेन है, एक ये है, ठीक है, और एक ये है, तो इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जो तीसरा प्लेन आपको मिलेगा वो सिंपली दोनों को जोड़ दीजिएगा कोई लेमडा लगा करके, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन करेंगे तो काफ़ी जल्दी आपको समझ में आएगा और कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। ये देखो क्वेश्चन है आपका 33 है। क्या बोलता है? द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये आपको दो इक्वेशन दे रखा है प्लेन का। ठीक है, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, मतलब इसके और इसके इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास करेगा उसका वेक्टर इक्वेशन बताना है। और वो जो प्लेन है, राइट, वो एक तो इस लाइन से पास कर रहा है और एक पॉइंट भी आपको दे दिया है। ठीक है, तो ये अच्छा चीज़ है, चूंकि पॉइंट से पास करेगा तो सेटिस्फाई कराने में आपको इजी होगा ना। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिचुएशन क्या समझा देता हूँ मैं। हालांकि सिचुएशन हम लोगों को बार बार जो है रीड करने का जरूरत नहीं है, उसमें टाइम लगता है। ठीक है, जैसे ये हो गया एक प्लेन आपका हो गया, ये दो प्लेन आपको दिया हुआ है। ठीक है, और ये है उसका कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अब इससे अगर मेरे को एक थर्ड प्लेन निकालना है, मान लेता हूँ कि एक थर्ड प्लेन है मेरा, ये मेरा एक थर्ड प्लेन है। ठीक है, तो ये जो थर्ड प्लेन है इसका इक्वेशन निकालने के लिए आपको बोलना ना कि एक तो ये इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से गुजर रहा है। ठीक है, जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, उससे गुजर रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, ये जो प्लेन है जो मैं नया बना रहा हूँ, ये एक पॉइंट से पास करता है। वो पॉइंट क्या है? तो वो पॉइंट आपको दे दिया है 2, 1 और -2। तो बोलता है कि ये इंटरसेक्शन से गुजरता है इन दोनों प्लेन के। तो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन का मतलब है इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरता है। ठीक है, और एक पॉइंट से गुजरता है, तो एक पॉइंट भी आपको दे दिया है। तो आपके लिए काफ़ी अब बनाना ईजी हो गया, कुछ करना नहीं है, ज़्यादा ईजी है कि आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में बदल लीजिए। तो लिखेंगे क्या? इक्वेशन ऑफ प्लेन्स आर। इक्वेशन ऑफ प्लेन्स आर क्या क्या है? तो यहाँ से इसको देख करके लिखो, तो आपका बन जाएगा x प्लस 3y माइनस जेड माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, 5 को भी उधर ले गए, यहाँ से बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ से आपका आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। ये भी बन गया। ठीक है, अब इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जो नया प्लेन आएगा वो क्या आएगा? तो प्लेन थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स 1 and 2। मान लेते हैं ये मेरा प्लेन 1 है, ये मेरा प्लेन 2 है। ठीक है, तो 1 और 2 से 1 और 2 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जो प्लेन मिलेगा वो क्या होगा? सिंपली दोनों को जोड़ दीजिए, x प्लस 3y माइनस जेड माइनस 5 पहला लिख दिए। ठीक है, प्लस k 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यही आपका आंसर होगा, बस आपको सिर्फ k निकालना है। अब इस k को निकालने के लिए आपको एक तीसरी चीज़ भी दी हुई है, वो क्या है? वो ये है कि ये जो पूरा प्लेन है वो इस पॉइंट से पास करता है। ठीक है, सो इट पास थ्रू, ये पास करता है किससे? 2, 1, -2 से। अब कोई भी प्लेन है जो इस पॉइंट से पास करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये 2, 1 और -2 को आप पुटअप कर दीजिए, रिप्लेसिंग x, y एंड z। तो क्या आ जाएगा जी? तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 प्लस, यहाँ पे 1 डालना है, 3, यहाँ पे -2 डालेंगे तो +2 हो जाएगा, +2 -5 यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, प्लस के यहाँ पे डालोगे तो हो जाएगा 2, 2 जा 4, -1, -2, -3 इक्वल टू 0। यहाँ से अब क्या आ जा रहा है? यहाँ से हमारा आ जा रहा है 2 + 3 + 2। ठीक है, तो 2, 3, 5, तो आपको 2 बच रहा है, प्लस के यहाँ पे हमारा बच रहा है 1 और 3, 4, राइट। तो यहाँ पे आपको -2 बच रहा है ओनली। क्लियर है? इक्वल टू 0। अब देखिए,
अब यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि 2 k हो जाएगा और यहाँ से आपको k का वैल्यू क्या आ जा रहा है 1 आ जा रहा है। ठीक है, तो ये जो k का वैल्यू 1 आ गया उसको सिंपली यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा जी, देखिए तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। चलो, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसको 3 ले लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम 3 इज, फ्रॉम 3 में हमको k का वैल्यू डाल देना होगा, 1 पुटअप कर दीजिए तो क्या हो जाएगा x प्लस 3y माइनस जेड माइनस 5 प्लस 1 रख देंगे तो सेम आ जाएगा आपका 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। चलिए अब x को ऐड कीजिए आपस में, x प्लस 2x ये हो गया आपका 3x प्लस 3y माइनस वाई प्लस 2y माइनस जेड प्लस जेड, ये आपका कैंसिल हो जा रहा है, -5 -3 आपका -8 हो जा रहा है। तो जो प्लेन आ रहा है ना वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है हमारा 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 इज द रिक्वायर्ड प्लेन। अब आपको देखो ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ था ना, तो हमको इसको वेक्टर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले मैं इसको लिख देता हूँ, आंसर क्या आया है, आपका आंसर आया है यहाँ पे लिख देता हूँ 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म हो जाएगा सिंपली r वेक्टर डॉट 3i प्लस 2j इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो 3i प्लस 2j है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। ठीक है, देखो काफ़ी जल्दी बनता है इस तरह का क्वेश्चन, बिल्कुल आसानी से बनेगा। ठीक है, और आपको इसी तरीके से बनाना है। 2D आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपका अगर 2D अच्छा है ना तो 3D भी आपका बिंदास अच्छा रहेगा, नो डाउट। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 34 है, वो आपको अब इसी तरह का क्वेश्चन है, वो आपको वेक्टर में दिया हुआ था, यहाँ पे आपको कार्टेशियन में दे दिया है कि आपको 2 प्लेन दिया हुआ है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन बाय दिस एंड दिस। ठीक है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो भाई लॉलीपॉप क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी आपको बताया, जैसा ऊपर में किए हैं जस्ट वैसा ही करना है। करके जरूर बताइएगा कि आपका कौन सा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट आता है। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बिल्कुल करके आइएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे 35 नंबर। 35 नंबर क्या बोलता है, द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अच्छा अब देखिए, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर वाली बात आ रही है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड विच कॉन्टेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस, मतलब कि इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरता है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। बहुत आसानी से बनेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग क्या बनेंगे, अगर मैं यहाँ पे थ्योरी ना लिखूं, डायरेक्ट बात करूं, तो मेरा जो प्लेन है वो क्या आ जाएगा, प्लेन आ जाएगा मेरा, प्लेन इज, देखिए इसको मैं 1 कर दे रहा हूँ। ठीक है, इक्वेशन 1 क्लियर। और इन दोनों, ये जो दोनों प्लेन है ना, इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा है, तो आपको जो प्लेन मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो आपको मिलेगा सिंपली, दोनों को जोड़ दीजिए, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस के 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0, ये आ गया। ठीक है, ये मेरा प्लेन हो गया। अब देखो, अब ये किसी पॉइंट से पास नहीं कर रहा है आपको। अब जो चैलेंज है वो ये कि जो नया प्लेन आया है ना, वो इस प्लेन 1 के परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर की बात आती है तो हम लोग बात करते हैं रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो का, कि अगर 2 प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या है, 2 प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, 2 प्लेन जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो क्या होता है, दोनों के जो डायरेक्शन रेशियो का मल्टीपल है, a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये क्या होता है, ये आपका 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये चाहिए होगा, तो उसके लिए पहले हम इसको थोड़ा कन्वर्ट कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, x का कोएफिशिएंट को कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे 1 है, प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा 2k, तो 1 प्लस 2k इंटू x ये हो गया, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 और यहाँ पे आपका 2 और k, 2 प्लस k इंटू वाई, प्लस यहाँ पे आपका कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ पे आपका माइनस k होगा, तो प्लस 3 माइनस k इंटू जेड, राइट, ओके। और कांस्टेंट टर्म क्या मिलेगा, तो कांस्टेंट टर्म हम लोगों को मिलेगा प्लस, यहाँ से आपको मिल जाएगा 5k और वहाँ से -4 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर लिए, मतलब x y और z का जो कोएफिशिएंट था ना, उसको हम लोग क्या किए हैं, कॉमन ले लिए हैं। ठीक है, तो इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको इस प्लेन का, नए प्लेन का किसी भी नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो मिल गया, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, देयरफॉर क्या, डायरेक्शन रेशियो ऑफ एनी नॉर्मल टू प्लेन, वो क्या आ गया, वो आपका आ गया इज 1 प्लस 2k कॉमा 2 प्लस k कॉमा 3 माइनस k, मतलब जो कोएफिशिएंट है x y और z का,
ठीक है, एक्स का ये है, वाई का ये है, जेड का ये है, तो ये क्या होता है, आपका सिंपली इसके किसी भी नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो जो प्लेन 1 हम लोग कंसिडर किए हैं तो उसमें किसी भी नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ एनी नॉर्मल टू प्लेन। ठीक है, प्लेन के किसी भी नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या है, यहाँ पे आपका है 5, 3 और 6, 5, 3 और 6। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो प्लेन 1 है और ये जो मेरा प्लेन 2 आया है, तो ये क्या है, ये आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्या है हमारा, प्लेन 1 एंड 2 आर परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, तो यहाँ से ये होगा कि A1 A2 B1 B2 और C1 C2 ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो है मेरा, ये है A1 B1 C1। ठीक है, और ये जो मेरा आया है ये है मेरा क्या, A2 B2 और C2। इसको आप जस्ट पुट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो आ जाएगा आपका A1 आपका कितना था जी, देख लेते हैं, चलो 5 3 6। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 इंटू 1 प्लस 2 के, 1 प्लस 2 के प्लस 3 इंटू 2 प्लस के प्लस 6 इंटू 3 माइनस के, राइट। तो वो क्या था, 5 3 6 था ना, यस 5 3 6। ओके, तो अब चलो यहाँ से आपको के मिल जाएगा। तो देखो कुछ करना नहीं है, आपको 2 प्लेन दिया हुआ था, दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन निकालना था, वो हम लोगों ने निकाल लिया। अब यहाँ पे मेन जो चीज़ रहता है वो के फाइंड करना रहता है। अब ये के फाइंड करने के लिए आपको कोई तीसरी चीज़ दी रहेगी, या तो ये प्लेन आपको किसी एक पॉइंट से पास करता हुआ गिवन रहेगा, तो हम लोग सिंपली पास करवा देंगे तो हमको के मिल जाएगा। या तो ये प्लेन किसी दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे केस है, वहाँ पे आप ये जब कंडीशन लोगे तो अब आपको सोल्व करने से के मिल जाएगा। या हो सकता है कि ये प्लेन आपको किसी और प्लेन के पैरेलल दिया रहता, तो कोई भी जो तीसरा चीज़ दिया रहेगा ना, वो आपको जस्ट एनालिसिस करना है, जैसे कि आप 2D ज्योमेट्री में करते थे, वही काम यहाँ पे करना है, बस के निकालना है और पुटअप कर देना है, आपका काम हो जाएगा। तब चलो सोल्व करते हैं, क्या आएगा, 5 प्लस 10 के प्लस 6 प्लस 3 के प्लस 18 माइनस 6 के इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जा रहा है 5 और 6 11 और 18 5 6 11 29 आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका 10 और 3 13 और माइनस 6, तो 13 माइनस 6 क्या हो जाएगा जी, आपका हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 के इक्वल टू 0। क्लियर है, तो यहाँ पे हम लोगों का जो के का वैल्यू आ जा रहा है वो क्या आ जा रहा है, वो आ जा रहा है देखेंगे तो हम लोग -29 आ जाएगा ना। ओके, 5 यस 6 और 18। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का हो गया 10 के, यहाँ पे हमारा हो गया 3 के 13 के और माइनस 6। चलो कोई सुनिए, तो के का वैल्यू क्या आ रहा है, के का वैल्यू आ जा रहा है -29/7। ठीक है जी, चलो इसके का वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, देख लेते हैं क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे चलो डाल देते हैं, यहीं पे डालना है ना, चलिए इसमें डाल दीजिए। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा के का वैल्यू डालने से x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 -29/7 2x प्लस y, थोड़ा और अच्छे से कर लेते हैं इसको, 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0। चलिए ठीक है, अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 7 हट जाएगा आपका, तो आ जाएगा क्या, 7x प्लस 14y प्लस 21z माइनस 7 4 या 28 माइनस यहाँ पे 29 इंटू 2 58x माइनस 29y प्लस 29z और माइनस 145 हो जाएगा ना, यस इक्वल टू 0। तो सम अप कीजिए, तो 7x और माइनस 58x, तो माइनस 51x हो जाएगा, 14y और यहाँ पे माइनस 29y है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 15y हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 21z और 29z, तो आपका हो जा रहा है 50z और माइनस 28 और माइनस 145, तो आपका हो जा रहा है 173, यस इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे इसको और अच्छे से लिखें, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं 51x प्लस 15y प्लस 50z प्लस 173 इक्वल टू 0। क्या ये ऑप्शन दिया है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन दिया है, देना चाहिए बिल्कुल। तो यहाँ पे बी ऑप्शन पूरा मैच कर रहा है, बस -50 दिया है। ठीक है, यहाँ पे तो -50 देख लो कि -50 आ रहा है क्या, यस यस यस, यहाँ पे -50 होगा। जब हम लोग माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -50। तो बिल्कुल आपका देखिए ऑप्शन मैच कर गया है।
ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे करना है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी को देखो यहाँ पे, यस, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो ये बिल्कुल एनालिटिक है, जैसा मैंने आपको बताया वैसा ही करना है। और आई होप आपने ऐसा पहले 2D ज्योमेट्री में किया है तो आपको 3D ज्योमेट्री में बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा, बस कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। बहुत तरह का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं अभी आगे। मेरा कोई भी लेक्चर आप स्किप मत कीजिएगा, देखते रहिए। आई होप आपको ये पूरा अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी लेक्चर मेरा मिस मत कीजिएगा। यूट्यूब में काफ़ी सारे फ्री वीडियोज़ हैं, उसको भी आपको देख के काफ़ी बेनिफिट होगा, ठीक है। और अगर आप पूरा ये कोर्स चाहते हो, PDF चाहते हो, सिस्टमेटिक लर्निंग चाहते हो, डाउट पूछना चाहते हो मेरे से, या आप प्रैक्टिस सेट चाहते हो, तो आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना चाहिए। मेरा ऐप है MSc लर्न ऑनेस्टी। जो मेरा ऐप है वही मेरा यूट्यूब का नेम भी है। प्ले स्टोर से इसको आप डाउनलोड कर लो और वहाँ पे काफ़ी जेन्युइन प्राइस में सारे ही कोर्स मैंने कराए हुए, काफ़ी बेनिफिशियल है। और आप TGT CSR नेट वगैरह करना चाहते हो तो काफ़ी आपको वहाँ से फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।